गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, इट्स ए साइंटिफिक डेलिब्रेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वास्तव में क्या होता है। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये आपने कई बार सुना होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का प्रीकर्सर है। आज मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्या आपको मेटाबॉलिक रिस्क का सिंड्रोम है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। इट्स ए सीरीज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को वॉच करते चले जाइए। नाउ सबसे पहले वास्तव में कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था टेक्स्ट बुक्स में इन 1998, दैट मींस अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स बैक। ये वाइड स्प्रेड है। अगर हम टेक्स्ट बुक को देखें तो टेक्स्ट बुक कहती है ये इतना कॉमन है जितने के कॉमन कोल्ड होती है या पिंपल्स होते हैं। यू कैन इमेजिन कि कितना कॉमन है ये। अगर हम देखें लार्ज स्टडीज, तो अगर अमेरिकन को हम देखें तो आउट ऑफ सिक्स पीपल एटलीस्ट 1 person हैज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सेज दैट इन अमेरिका अप्रोक्सीमेटली 47 मिलियन पीपल हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो आप समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कितना ज्यादा कॉमन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहां कॉमन है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एशियंस में कॉमन है, हम लोगों में कॉमन है। आई मीन इंडिया में कॉमन है, भूटान में कॉमन है, श्रीलंका में कॉमन है, पाकिस्तान में कॉमन है। जो एशियन कंट्रीज हैं इनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। ये अफ्रीकन अमेरिकन में बहुत कॉमन है, ये नेटिव अमेरिकन में बहुत कॉमन है, और ऐसा माना जाता है कि हिस्पैनिक्स में भी बहुत कॉमन है। बट वी बीइंग इन एशिया, वी नीड टू बी वरीड अबाउट अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नाउ एज फार एज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज कंसर्न, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, एज बढ़ती चली जाती है, साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जाता है। आपने बार बार सुना होगा कि आपको तो सिंड्रोम एक्स हो गया है या उन्हें तो सिंड्रोम एक्स हो गया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही दूसरा नाम सिंड्रोम एक्स है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सिंड्रोम एक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप ध्यान रखिए क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि मैं सिंड्रोम एक्स इस्तेमाल करूं। नो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जहां तक समझने की बात है, आपको समझने की जरूरत है कि यह कोई डिजीज नहीं है। इट्स नॉट ए डिजीज। ये वास्तव में एक ग्रुप है जो रिस्क फैक्टर्स का है, जो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बनाता है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या चीजें आती हैं? इस ग्रुप में 4 चीजें आती हैं। इस ग्रुप में हाई ब्लड प्रेशर आता है, इस ग्रुप में हाई ब्लड शुगर आती है, इस ग्रुप में अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आते हैं, इस ग्रुप में एब्डोमिनल फैट या बेली फैट आता है। ये 4 चीजें हैं जो वास्तव में इसमें आती हैं। नाउ यह बात बिल्कुल सही है कि एक भी अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये रिस्क फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं तो वास्तव में एक स्टेज तैयार कर देते हैं जिसके ऊपर आपको सीरियस प्रॉब्लम डेवलप होने का डर रहता है। इसलिए दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इशू। नाउ अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से देखें तो ये क्या करते हैं साइंटिफिकली। अगर ये रिस्क फैक्टर आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, ये आपके हार्ट को इन्वॉल्व करेंगे। अगर ये आपके ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वास्तव में आपके कैरोटिड जो आर्टरीज हैं इनके ऊपर अथेरोस्क्लेरोटिक पैचेस होने का डर बढ़ जाएगा, तो आपको ब्रेन के स्ट्रोक होने का डर बढ़ जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम करेंगे आपके हार्ट की वेसल्स में तो उनमें अथेरोस्क्लेरोटिक पैचेस होंगे, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि अगर ये रिस्क फैक्टर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको डेवलप हुआ तो आपको वास्तव में ये रिस्क डबल हो जाती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल। ऐसे ही अगर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हुआ तो आप रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज आपको 5 गुना ज्यादा हो जाती है, 5 टाइम्स। तो आप समझते हैं कि अगर रिस्क फैक्टर ये हैं तो आपको रिस्क ऑफ डायबिटीज, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। बट एवरीथिंग इज नॉट ग्लूमी। देयर इज अ गुड न्यूज इन द सेंस कि अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी डाइट बढ़ाएं,
आप अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करें तो साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है उसे ठीक किया जा सकता है। नो, एक बार आप रिस्क फैक्टर्स को समझने की कोशिश करिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो शायद आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। ये जो स्लाइड है इट्स ए बिजी स्लाइड, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप बहुत ध्यान से देखें और इसको बिल्कुल कंसंट्रेट करें। अगर आपकी वेस्ट लाइन ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी तोंद ज्यादा निकली हुई है। अगर हम पुरुषों को देखें, अगर आपकी जो वेस्ट है वो 40 इंच से ज्यादा है, फिर से देखिए कि अगर आप पुरुष हैं और आपकी जो वेस्ट है वो 40 इंच से ज्यादा है, अगर आप महिला हैं और आपकी जो वेस्ट है वो 35 इंच से ज्यादा है, तो ये रिस्क फैक्टर है नंबर 1। नंबर 2, आप कोलेस्ट्रॉल को देखिए कि आप अपने टोटल ट्राइग्लिसराइड को देखिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 मिलीग्राम या इससे ज्यादा है, या आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर है। थर्ड इज कि अगर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज एचडीएल, अगर ये आपकी बॉडी में कम है, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर ये आपकी बॉडी में कम है इन द सेंस कि अगर पुरुषों में ये 40 मिलीग्राम पर एमएल से कम है, या फीमेल्स में ये 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर एमएल से कम है, तो इसको रिस्क फैक्टर माना जाता है। या आप एचडीएल को ठीक करने के लिए आप कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आप रिस्क फैक्टर्स में हैं। तो आप मेडिसिन ले रहे हैं तो रिस्क फैक्टर में हैं, और इसके लेवल्स अगर आपके नीचे की तरफ है तो आप रिस्क फैक्टर में हैं। द नेक्स्ट इज द हाई ब्लड प्रेशर। साइंटिफिकली अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 130 के ऊपर है और डायस्टोलिक 85 के ऊपर है, तो ये रिस्क फैक्टर है। और अगर आप लगातार कोई एंटी हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर है। द फिफ्थ वन इज द ब्लड शुगर। अगर आपका जो ब्लड शुगर का फास्टिंग लेवल है वो ज्यादा है, साइंटिफिकली अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपके 100 मिलीग्राम से ज्यादा है, तो वास्तव में इसे रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसका मतलब है इन 5 चीजों को ध्यान से देखिए। अगर आपकी वेस्ट लाइन लार्ज है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर है, अगर आपका एचडीएल या जो ना गुड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है, एंड आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ऊपर की तरफ है, अगर ये 5 चीजें हैं तो आप प्रॉब्लमेटिक एरिया में हैं। इन ये रिस्क फैक्टर हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नो, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है तो ऐसा नहीं है कि एक रिस्क फैक्टर हो गया तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। साइंटिफिकली अगर इन 5 में से आपको 3 कोई भी प्रेजेंट हैं, इन 5 में से 3 कोई भी प्रेजेंट हैं, तो फिर यह माना जाता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो गया है। तो इसलिए इन रिस्क फैक्टर्स को आप ध्यान से देखिए। नाउ, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कौन से इसे रिस्क फैक्टर हैं जो वास्तव में इन्हें क्रिएट करते हैं? जहां तक एक्सपर्ट का सवाल है, दे आर नॉट वेरी श्योर एंड देयर इज नो कंसेंसस कि ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये डेवलप क्यों होता है। बट इट इज पॉसिबली द कलेक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, नॉट अ सिंगल डिजीज, जिसके चलते मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है। एंड प्रोबेबली इसके बहुत सारे डिफरेंट काजेज हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नंबर 1 पर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, इन द सेंस कि जो इंसुलिन है वो वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी को जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज करने में मदद करता है। इन द सेंस कि जो मैं खाना खाता हूं वो जो इंटेस्टाइन है उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज मेरी जो है ना ब्लड के वेसल्स में चला जाता है या खून की कोशिकाओं में जाता है। खून की कोशिकाओं के बाद ये जो ग्लूकोज है ये हमारी सेल्स के अंदर जाता है, और सेल्स के अंदर ले जाने का काम वास्तव में इंसुलिन करता है। और ये इंसुलिन ही है जो इसको सेल्स के अंदर ले जाता है और इसको एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। तो इंसुलिन सेलुलर लेवल पर काम करता है। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वास्तव में इंसुलिन इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। चूंकि इंसुलिन अच्छा काम नहीं कर पाता, तो एज ए कंसिक्वेंस होगा ये कि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर्ली सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज इंसुलिन इज नॉट हेल्पिंग इट आउट। तो ग्लूकोज के लेवल बढ़ने के साथ ही उसको कोप करने के लिए आपका जो इंसुलिन का जो लेवल है वो भी बढ़ने लगता है। साइंस ऐसा मानती है कि इवेंचुअली अगर आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन की अमाउंट बढ़ती है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आपको डायबिटीज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। साइंटिफिकली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ऐसा माना जाता है कि आपकी जो
तोंद होती है या बेली फैट होता है या सेंट्रल ओबेसिटी है, इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसका मतलब है अगर आपको तोंद निकली हुई है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा, आपको डायबिटीज होने का खतरा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का खतरा काफी ज्यादा माना जाता है। नो, जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, यह भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। ऐसा माना जाता है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इज बिकमिंग मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन, मोर कॉमन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द राइजिंग ओबेसिटी रेट्स। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओबेसिटी बढ़ रही है, ओबेसिटी के साथ सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, इनकी रेट्स चूंकि ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसलिए इंसिडेंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बढ़ रहा है। तो यह बात सही है कि ओबेसिटी के चलते मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ऊपर से अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी आपकी तोंद निकली हुई है, आपको बेली फैट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनीवेयर एल्स, देन द रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज ऑलवेज हायर। नो, आपके जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप बहुत डाइट इस तरह की लेते हैं जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा हैं, जिसमें हाई फैट है, जिसमें सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स ज्यादा हैं, आपकी जो डाइट है उसमें साल्ट की अमाउंट ज्यादा है, अगर ये चार चीजें इसमें है तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ये अनहेल्दी डाइट है, ये अनहेल्दी ईटिंग है। इसके चलते मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बढ़ने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। साइंटिफिकली अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये भी वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो, हार्मोनल इम्बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। जो हार्मोन्स हैं वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यंगर फीमेल्स में कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डेवलप हो जाती है। ये वो कंडीशन है जो वास्तव में फीमेल्स की फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। ये वास्तव में हमारा जो हार्मोनल इंबैलेंस है उससे जुड़ी हुई होती है। इन साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि ये जो हार्मोनल इंबैलेंस है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में जो हार्मोनल इंबैलेंसेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस चीज को क्रिएट करते हैं। नो, जहां तक स्मोकिंग का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं दैट क्रॉनिक स्मोकर्स, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ये रिस्क फैक्टर्स जो डेवलप होने की जो चांसेस हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। तो स्मोकिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से क्लोजली लिंक्ड है। इट इज पॉसिबली रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल which is related to smoking or nicotine which you are taking through smoking. These are two factors which were responsible for metabolic syndrome with smoking. At the end of friends, कि अगर ऐसा होता है कि ये क्लियर होता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो आपकी जो चिंता बढ़ना है वो एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है एंड स्वाभाविक है। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डॉक्टर ने डायग्नोज किया, उसने बोला कि आपको तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, तो यू नीड टू बी वरीड। बट थिंक, ये जो है ये आपके लिए वेकअप कॉल है। इट्स ए टाइम टू गेट सीरियस अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है ये वास्तव में एक आईना है जो आपको दिखाता है कि योर हेल्थ इज गोइंग टू बी इन ट्रबल। योर हेल्थ इज नॉट इन ट्रबल, इट इज योर हेल्थ इज गोइंग टू बी इन ट्रबल। अगर इस स्टेज पर जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ, अगर आप सिंपल चेंजेस अपनी हैबिट्स में करेंगे, सिंपल हैबिट्स आप अपनी डाइट में करेंगे चेंज, सिंपल आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज में चेंज करेंगे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको फ्यूचर में जो सीरियस प्रॉब्लम्स होने की संभावना है या तो खत्म हो जाए या वो संभावना है वो कम हो जाए। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर यू एट रिस्क फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर आप समझते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स क्या है, इसको समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।